हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। मध्यकालीन भारत की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे भारत पर जो भी मुस्लिम आक्रमण। स्टार्टिंग की बात कर ली जाए, शुरुआत की बात कर ली जाए तो शुरुआत में मुख्य रूप से धन दौलत को लूटने के पर्पज से ये आक्रमण हो रहे थे। बाद में जाकर मोहम्मद गौरी के बाद से यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। हालांकि इसके पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन वे आक्रमण असफल रहे थे। हम यहाँ बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। यहाँ से सफल आक्रमण की शुरुआत होती है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी जरूरी है, उनको हम लेकर चलेंगे। उनको डिस्कस करते हुए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ली जाए तो ये आपको पता है, अरब का निवासी। सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण होगा, सफल आक्रमण, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होगा। कब? 712 ईस्वी में। तो थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा, ये टाइम ध्यान रख लीजिएगा। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है। और हाँ, कहां पर आक्रमण होता है? सिंध, ये ध्यान रख लीजिएगा। सिंध पर आक्रमण होता है। पहले तो पूरा भारत एक ही था ना, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अभी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले एक ही में सब था। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला जो सफल आक्रमण होगा सिंध पर। ठीक है। यहाँ पर सिंध का जो शासक होगा वो कौन होगा? दाहिर होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये अंतिम हिंदू शासक होता है। ठीक है। इसकी यहाँ पर पराजय हो जाती है और ये आप ध्यान रख सकते हैं। सिंध विजय की बात कर लिया तो इसका वर्णन किया गया है चचनामा में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चचनामा के लेखक कौन है। ठीक। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शुरुआत में मुख्य रूप से इनका उद्देश्य क्या होता था? धन दौलत को लूटना। उसके बाद देखिएगा तो महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, ये तुर्किश था, ये ध्यान रख लीजिएगा। महमूद गजनवी की बात कर लिया तो तुर्किश, फिर मोहम्मद गौरी की बात कर ली जाए तो तुर्किश। खैर, महमूद गजनवी की बात कर ली जाए तो ये गजनी का शासक कब बनता है? ये गलती से ये इतना लिखा गया है, ये नहीं होगा यहाँ पर। 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। और ये आप ध्यान रख सकते हैं कि गजनी या फिर यामिनी वंश, गजनी वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई होती है? अलप्तगीन के द्वारा। ये तुर्क सरदार था, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये तुर्किश थे। ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये बात कर ली जाए कि हाँ, महमूद गजनवी की बात करें तो देखिए इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 999 से लेकर 1027, मतलब इस टाइम पीरियड में 17 बार आक्रमण हुआ था। 16वीं बार का जो आक्रमण था ना, उसी आक्रमण में देखिए सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। तो सोमनाथ मंदिर की लूट कब होती है? 1025-26 ईस्वी में। और 16वीं बार जो आक्रमण किया जाता है उस समय सोमनाथ मंदिर की लूट की जाती है। और इस समय की बात कर ली जाए कि सोमनाथ मंदिर की जब लूट की जाती है तो यहाँ का जो शासक था, इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और फिर बाद में भीम प्रथम के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर की लूट के बाद इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो भीम प्रथम के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, लोकेशन बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी से संबंधित एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि महमूद गजनवी के टाइम में इसके दरबार में जो प्रसिद्ध विद्वान थे दरबार में, वो कौन कौन थे? तो एक तो अलबरूनी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कुतुबी भी ध्यान रख सकते हैं और फिरदौसी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अलबरूनी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अलबरूनी की बात कर लिया तो इसी के साथ महमूद गजनवी के साथ आगमन होता है 11वीं सदी में, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये टाइम पीरियड भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण रचना है तहकीके हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद के नाम से भी जानते होंगे। तहकीके हिंद की बात कर लिया तो ये अलबरूनी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है एडवर्ड साची के द्वारा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बट तहकीके हिंद की बात करें तो ये किसकी रचना है? अलबरूनी की, अरबी भाषा में लिखी हुई है। ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं कि संस्कृत का भी ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था।
अल बरूनी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, प्रथम मुसलमान पुराणों का अध्ययन करने वाला। हाँ, उत्बी की बात कर ली जाए तो ये किताब ध्यान रख लीजिएगा, ये रचना ध्यान रख लीजिएगा, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, ठीक, यामिनी अर्थात गजनी। उसके बाद हाँ, फिरदौसी की बात कर ली जाए तो फिरदौसी की ये रचना इंपॉर्टेंट है, शाहनामा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, और हाँ एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, शुरुआत में पहले पहले मतलब मुस्लिम शासक के द्वारा, किसी मुस्लिम शासक के द्वारा संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, मतलब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ रहता था, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी के बाद बात करें मोहम्मद गौरी की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये देखिएगा। तो ये दूसरा तुर्की आक्रमण हो जाता है, पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, मोहम्मद गौरी की बात कर ली जाए तो मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला जो आक्रमण किया जाएगा ये मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है 1175 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुजरात पर आक्रमण जब करेगा ना मोहम्मद गौरी, तो गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में 3 साल बाद। और ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की पराजय होगी, किसके द्वारा? भीम सेकंड के द्वारा, भीम द्वितीय के द्वारा, भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। तो भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, भारत में गौरी की ये प्रथम पराजय होगी, बाद में भी पराजय होगी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, बट गुजरात बोल रहा हूँ, मतलब भारत की बात कर लीजिए तो भारत में पहली पराजय मोहम्मद गौरी की किसके द्वारा होगी? भीम द्वितीय के द्वारा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन अभी हरियाणा में पड़ता है। तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर लिया तो 1191 में, और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर लिया तो 1192 में, 91-92। तो ये याद रखने में आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हो जाएगी। पृथ्वीराज आपको पता है ये अजमेर दिल्ली का शासक, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाएगी। यहाँ से द्वितीय युद्ध की बात कर लिया, यहाँ पर पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही पृथ्वीराज की पराजय यहाँ से होगी, यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की शक्ति का उदय होना भारत में शुरू हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत होगी और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मतलब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का बड़ा नाम था, काफ़ी शक्तिशाली शासक थे उस समय। तो पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद से यहाँ पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसके बाद बात कर लिया एक इम्पॉर्टेंट युद्ध, ये है चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो चंदावर के युद्ध की बात कर लिया तो देखिए 92 के 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें जयचंद पराजित होता है। आपको पता है जयचंद की जो बेटी होती है, पुत्री होती है, जिसका नाम क्या होता है? संयोगिता। और संयोगिता से ही पृथ्वीराज चौहान की शादी होती है, उसको भगा कर ले जाते हैं, ठीक। तो ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हाँ ये, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिक्का पर हाँ ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा देखिएगा जो सिक्का जारी किया गया था, उसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। भारत का जो नाम हिंदुस्तान रखा गया सबसे पहले ईरानियों के द्वारा, और इंडिया जो रखा गया वो यूनानियों के द्वारा। तो ये सब फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कालानुक्रम की बात कर ले तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये क्रम। हालांकि आप जैसे ही सारी बातें पढ़ लेंगे, जितने भी शासक आए, तो ये सब अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आप चंगेज खान को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, खाली टाइम देख लीजिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर इनका नाम देकर पूछ लेता है एक क्रम में सजाने को तो ध्यान रख सकते हैं। गजनवी की बात कर लिया तो ये आप देख ही लिए हैं, गजनवी। फिर गौरी की बात कर ली जाए तो ये भी आप देख लिए। चंगेज खान की बात करें, सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी का आगमन होता है भारत में, फिर चंगेज खान का आगमन होता है। और ये ध्यान रख लीजिएगा, चंगेज खान की बात कर ली जाए तो ये मंगोल शासक था, मंगोलिया का, ठीक है, 1224 में आता है। फिर तैमूर लंग की बात कर ली जाए तो ये भी मंगोल का ही था, 1398 में ये आता है। तो ये थोड़ा सा आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको गजनवी का क्रम, गजनवी का पता ही है, गौरी का पता ही है, तैमूर भी आप आगे देखेंगे ही।
हाँ, चंगेज खान को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1224 में यहाँ पर आया था। बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। उसके बाद ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी होगा, ये अपने एक प्रमुख उत्तराधिकारी को, यहाँ का जो भी शासन होता है, जितना भी होता है, वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। बाद में देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। मुस्लिम आक्रमण की बात कर ली जाए तो ये बातें हमने कर ली हैं कि मुस्लिम जो सफल आक्रमण की शुरुआत होती है 712 ईस्वी में होती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद गजनवी आता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। और गौरी जब यहाँ से वापस जाएगा तो अपना एक गुलाम छोड़कर जाएगा जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत काल की, ऐसे समझ सकते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना की जाती है गुलाम वंश के माध्यम से। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो सल्तनत काल है उसके अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। उसके बाद टाइम पीरियड मोटा मोटी आप ध्यान रख लीजिएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक ये वंश रहता है। उसके बाद इसके बाद वाला जो वंश आएगा वो होता है खिलजी वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश और उसके बाद आता है सैयद वंश। अंतिम वंश आएगा लोधी वंश और इस लोधी वंश का 1526 ईस्वी में अंत कर दिया जाएगा बाबर के द्वारा और मुगल वंश की स्थापना कर दी जाएगी। खैर हम यहाँ पर सल्तनत काल की बात करने वाले हैं और ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लीजिएगा कि सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा। तो सबसे कम समय तक जिस वंश का शासन रहा वो है खिलजी वंश, लगभग 30 वर्ष तक शासन रहता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए कि सबसे अधिक समय तक किसका शासन रहा तो वो हो जाता है तुगलक वंश। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला ये वंश है। सल्तनत काल की अगर बात कर ली जाए तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक लगभग 84 वर्ष तक शासन रहता है इसका। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक वंश को डिस्कस करते हुए हम सल्तनत काल को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको बता ही दिया है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। तो ये संस्थापक ध्यान रख लीजिएगा, ये गौरी का गुलाम होता है और इसको उपाधि प्राप्त हुई होती है लाख बख्श। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। इस किसकी उपाधि, किसको प्राप्त हुई है लाख बख्श की उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसकी राजधानी देखिए लाहौर होती है। ऐसा देखिए मैंने बताया है कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस जाएगा तो भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में अपना ये एक गुलाम छोड़कर चला जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं से ये रूल करना स्टार्ट करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं पर गुलाम वंश की स्थापना होगी। तो उधर ही पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, तो लाहौर को ही अपनी ये राजधानी बनाता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर ली जाए तो ये राजधानी इसकी क्या होती है, लाहौर राजधानी होती है। और इसकी मृत्यु की बात कर ली जाए तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। असल में ये चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरकर मर जाता है। ठीक है, चौगान जो आधुनिक पोलो जो होता है ना उसी की तरह ये खेल होता था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रख लीजिएगा। तो दिल्ली में इसने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है कुव्वत-उल-इस्लाम। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कुव्वत-उल-इस्लाम। और इसके बाद देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम होता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में पड़ता है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक, तो उन्हीं के सम्मान में इसका निर्माण शुरू किया गया था, जिसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने पूरा किया, और आगे देखिएगा कि 2 और मंजिलों का निर्माण कराया जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक, तो वो बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल इतनी बातें ध्यान रख लीजिए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अजमेर में देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना,
जहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई थी वहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था, उसी को ध्वस्त करके वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया गया है। 2.5 दिन इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि 2.5 दिन में वो मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी आएगा आराम शाह। हालांकि ये बहुत दिनों तक शासन नहीं करेगा और इस आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाएगा। और एक और बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के टाइम में इल्तुतमिश जो होता है वो बदायूं का गवर्नर होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इल्तुतमिश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनकी बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है कि क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। हाँ, एक और बात इसमें ध्यान रख लीजिए, देखिए गुलाम वंश, बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मत है कि गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिएगा तो मात्र 3 ही गुलाम थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, और आगे हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, तो ये 3 ही गुलाम हुए। हालांकि इस वंश के अंतर्गत लगभग 11 आपको शासक देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसका नाम गुलाम वंश पड़ा है। हो सकता है कि ये तीनों जो शासक हैं बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, प्रभावशाली शासक थे, इस वजह से नाम पड़ा होगा। हालांकि जो इसको नहीं मानते हैं इतिहासकार, उन्होंने इसका नाम रखा है ममलूक वंश, तो ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इल्तुतमिश की बात कर ली जाए तो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का। ठीक है, हाँ, सुल्तान इल्तुतमिश की बात कर ली जाए तो इसको उपाधि मिली हुई होती है सुल्तान आजम की, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसकी राजधानी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये अब क्या करेगा कि अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ लाएगा, दिल्ली लाएगा। ठीक, यही वजह है कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आ जाएगा अब भारत के मध्य में लगभग, जहाँ से ये मतलब पूरे भारत पर रूल कर सकता है। ठीक है, और इल्तुतमिश की बात कर ली जाए तो ये फैक्चुअल बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं कि ये इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्क था, ये सब तुर्किश थे। और इसका जो उत्तराधिकारी होगा, इसका पुत्र होगा रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को जल्दी ही अपदस्थ करके रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। तो देखिए इल्तुतमिश के टाइम में इल्तुतमिश जो है ये पहला तुर्क होता है जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी किया था, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इल्तुतमिश ने गुलाम चालीसा को प्रारंभ किया था। गुलाम चालीसा जिसको तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। गुलाम चालीसा अर्थात ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जो 40 महत्वपूर्ण गुलाम होते थे, मतलब काबिल गुलाम समझ लीजिए, उनका ग्रुप होता था जिनकी उस समय की राजनीति में विशेष भूमिका होती थी, महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा की शुरुआत की गई थी। एकता अर्थात भूमि का टुकड़ा, कहने का मतलब ये हुआ कि सैलरी के बदले, तनख्वाह के बदले अधिकारियों को क्या दिया जाता था, एकता प्रदान की जाती थी, भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसने टंका जारी किया था, टंका जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था, और जीतल जारी किया था, जीतल जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इल्तुतमिश ने देखिएगा कि ये अपने लड़के का मकबरा बनवाएगा, और तभी से इसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है वो कौन है, इल्तुतमिश है। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, इसने हौज शमसी या फिर शमसी दरगाह का निर्माण करवाया था। देखिए हौज शमसी और एक और है हौज खास, तो हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि इल्तुतमिश की बात कर ली जाए तो इसने हौज शमसी का निर्माण कराया था, हौज टंकी को कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं इल्तुतमिश से संबंधित। उसके बाद बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया गया, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री ही होती है और भारत पर शासन करने वाली पहली महिला होगी। ठीक, पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला होगी, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए एक रजिया सुल्तान की बात कर ली जाए तो रजिया सुल्तान की जो शादी होती है वो अल्तुनिया के साथ होती है, और अल्तुनिया की बात कर ली जाए तो बस ऐसे ही आप ये ध्यान रख सकते हैं। असल में होता क्या है कि अल्तुनिया जो होता है ये भटिंडा का गवर्नर होता है, और इसने
रजिया सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद रजिया सुल्तान क्या करेगी कि जमालुद्दीन याकूत के साथ उस पर चढ़ाई कर देगी, ठीक है। लेकिन अल्तुनिया क्या करेगा, याकूत की हत्या करवा देगा और उसके बाद रजिया सुल्तान को कैद कर लेगा। अल्टीमेटली रजिया सुल्तान और जो अल्तुनिया होता है इनकी शादी हो जाती है। तो ये कहानी है, ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। और याकूत जो होता है वो रजिया सुल्तान का असल में जो घोड़े होते हैं उनका सरदार होता है, ठीक। घोड़े का सरदार नियुक्त किया होता है रजिया सुल्तान ने, किसको, याकूत को। खैर, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और देखिएगा कि रजिया सुल्तान की अल्टीमेटली हत्या करवा दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो उस समय के कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो नाखुश थे। तो रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाएगी। कहाँ पर, कैथल के पास, कैथल हरियाणा में पड़ता है। खोखर जनजाति के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो होगा गियासुद्दीन बलबन। बलबन के पहले एक गुलाम वंश का शासक होता है नसीरुद्दीन महमूद। तो इसके बारे में बस इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो शासक था ये टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो इतनी सी बात है ध्यान रखने वाली। देखिए, गुलाम वंश के अंतर्गत बहुत से शासक आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी बातें यहाँ पर की गई हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गियासुद्दीन बलबन की बात कर ली जाए तो इसका जो वास्तविक नाम होता है वो होता है बहाउद्दीन। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी जो उपाधि प्रदान की गई होती है उलूग खान की नसीरुद्दीन के द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और गियासुद्दीन बलबन को जिल्ले इलाही की भी उपाधि मिली हुई होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि गियासुद्दीन बलबन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि अमीर खुसरो की बात कर ली जाए तो ये सल्तनत काल के 7 शासकों के दरबार में रहे थे, ठीक। तो आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे अमीर खुसरो के बारे में, और एक जगह लास्ट में अमीर खुसरो को स्पेशली डिस्कस कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी अमीर खुसरो से संबंधित एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें कि गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वे कौन कौन से कार्य हुए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसने तुर्काने चहलगानी अर्थात गुलाम चालीसा की समाप्ति कर दी थी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये एक प्रथा शुरू करता है, सजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ करता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सजदा अर्थात जो सुल्तान होता था उसके सामने घुटनों के बल झुककर उसका अभिवादन करना पड़ता था, और पैबोस अर्थात जो सुल्तान होता था उसके पैरों को चूमना होता था। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद रक्त और लौह की नीति को ये आरंभ करता है। फिर नौरोज त्यौहार की प्रथा इसके द्वारा आरंभ की जाती है। नौरोज जो होता है वो जो पारसी संप्रदाय के लोग होते हैं, पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, उनके नए साल का पहला दिन होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है दीवाने अर्ज की स्थापना की जाती है गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये दीवाने अर्ज, जिसका अर्थ होता है सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग की स्थापना की जाती है सबसे पहले किसके द्वारा, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो इसके द्वारा ये ध्यान आप रख सकते हैं कि विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला जो मकबरा बनवाया जाता है वो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा बनवाया जाता है। स्वयं का मकबरा ये बनवाता है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि अंतिम जो गुलाम वंश का शासक होता है वो होता है शम्मुद्दीन क्यूमर्स। इसके पहले जो होता है वो कैकुबाद होता है। तो किसी बुक में या फिर कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि कैकुबाद अंतिम गुलाम वंश का शासक होता है, लेकिन कैकुबाद के बाद थोड़े दिनों के लिए शम्मुद्दीन क्यूमर्स आता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि अंतिम जो गुलाम वंश का शासक होगा वो कौन होगा, शम्मुद्दीन क्यूमर्स। इसके पहले होता है ये कैकुबाद। तो ये सारी बातें हैं गुलाम वंश से संबंधित। उसके बाद बात कर ली जाए तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन खिलजी वंश के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ली जाए तो ये लगभग 20 वर्ष तक शासन करेगा, 1296 से लेकर 1316 तक। तो थोड़ा बहुत आप टाइम पीरियड भी ध्यान रख सकते हैं। और पूरे खिलजी वंश की बात कर ली जाए तो इनका जो शासन रहता है ये रहता है 1290 से लेकर 1320 तक, लगभग 30 वर्ष तक इनका शासन रहेगा। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ली जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम होता है अली या फिर गुरशप, ये आप ध्यान रख सकते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की जाती है। सिकंदर ए सानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण की जाती है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दो महत्वपूर्ण सेनापति होंगे, एक तो होगा जफ़र खान और दूसरा मलिक काफूर। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। जफ़र खान की बात कर ली जाए तो ये मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। वही मलिक काफूर की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। असल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण की तरफ जो अभियान भेजा जाएगा वो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही भेजा जाएगा। आज इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो धन और संसाधनों को प्राप्त करना और जो उधर के दक्षिण के राज्य थे उनको दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना, तो ये मुख्य उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य में वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी सफल भी होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। पहले आपने जो ये देखा है गुलाम वंश वाला, ये देखिए इनका एरिया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक, वही आप देखिए यहाँ पर खिलजी वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल में, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में, अप्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल में। ठीक, तो ये पूरा एरिया। हाँ, तो सेनापति की बात कर लीजिए तो मलिक काफूर का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण अभियान के अंतर्गत जो सेनापति था वो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, जिसको हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। और अमीर खुसरो की बात कर ली जाए तो ये खिलजी वंश के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो की बात हम आगे भी करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो प्रमुख कार्य होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उनकी बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लीजिएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया जाता है। मूल्य नियंत्रण या फिर बाजार सुधार प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। मूल्य नियंत्रण या फिर बाजार सुधार की बात कर जाए तो इस प्रणाली को जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वही बात कर जाए तो जो पैदावार था, पैदावार पर 50% टैक्स आरोपित किया गया था, काफ़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पैदावार पर, उत्पादन पर 50% कर, घरई कर लगता था, घरई कर शुरू किया गया, मतलब घर पर टैक्स। और उसके बाद दुधारू जो पशु होते थे उनके चराए जाने पर चरई कर लगता था, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लीजिए तो घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की जाती है। घोड़ा को इसलिए दागा जाता था, इसलिए निशान लगाया जाता था, मुहर मारा जाता था, ताकि उसकी चोरी नहीं की जा सके, कोई धोखाधड़ी नहीं हो पाए। ठीक है, इसके अलावा सैनिकों की हुलिया की बात कर ली जाए तो ऐसे आप समझ लीजिए, सैनिकों का जो बायोडाटा था, हाइट कितनी है, चेहरा कैसा है, ये हुलिया लिखा जाता था, ताकि कोई दूसरे पक्ष वाला सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना में नहीं घुस जाए, कोई जासूसी नहीं कर ले। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की जाती है। इसके अलावा खम्स की बात कर ली जाए, मतलब जो लूट का माल होता था। ठीक, तो खम्स पर 4/5 भाग जो हिस्सा होता था वो किसका होता था? राज्य का होता था। और उसके बाद बात की जाए तो स्थायी सेना की नींव रखी जाती है और नगद वेतन दिया जाता था इनको। स्थायी सेना कहने का मतलब ये हुआ कि सेना स्थायी हो गई थी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर सेना को बुलाया जाता था, सेना का गठन किया जाता था। ठीक, ऐसा नहीं था, सेना को स्थायी कर दिया गया था और इनको नकद वेतन दिया जाता था। इसके अलावा देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की जाती है, जो कि वित्त विभाग है। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि सीरी दुर्ग की बात कर ली जाए, हौज खास की बात कर ली जाए, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा की बात कर ली जाए तो इनका जो निर्माण कराया गया ये किसके द्वारा कराया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान के द्वारा दिल्ली में जमाते खाना मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होगा खिलजी वंश के अंतर्गत, उसकी बात करी जाए तो मुबारक शाह खिलजी का नाम ध्यान रख लीजिएगा। मुबारक शाह खिलजी की बात कर ली जाए तो इसको अल इमाम या फिर उल इमाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो ये बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए तो अंतिम जो शासक होगा खिलजी वंश के अंतर्गत वो होगा नसीरुद्दीन। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हो रहा है। खिलजी वंश के टाइम तक तो दक्षिण की तरफ विस्तार हो गया था। उसके बाद देखिएगा कि तुगलक वंश के अंतर्गत
दक्षिण की तरफ यहाँ तक देखिए, ये तमिलनाडु, अभी का तमिलनाडु केरल वाला जो इलाका है। और इसके अलावा आप देखिएगा इधर पूर्व की तरफ भी विस्तार हो गया है, इधर बंगाल तक। ठीक, तो ऐसे इनका विस्तार हो रहा है। बाकी तुगलक वंश की बात कर ली जाए तो तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है वो हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो वास्तविक नाम होता है वो गाजी मलिक होता है, और ये जो होता है तुगलक की बात कर ली, गियासुद्दीन तुगलक की बात कर लिया तो ये अलाउद्दीन का सेनापति होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसकी मृत्यु जो हो जाती है असल में लकड़ी का जो महल होता है उसकी जो छत होती है, छत के गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और इसके टाइम में जो कुछ एक कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट कुछ एक बातें हैं आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे इसके टाइम में देखिएगा कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये नहरों का निर्माण करने वाला संभवतः पहला शासक था। गियासुद्दीन तुगलक की बात कर लीजिए, ठीक, तो नहरों का निर्माण करने वाला संभवतः ये पहला शासक था, ऐसा कहा जाता है। और अकाल के टाइम में इसके द्वारा जो भूमि कर होता है इसको भी माफ़ किया जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डाक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आप देखिएगा कि 50% जो उत्पादन कर था, प्रोडक्शन कर था, वो कर दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा भू राजस्व कर जो है ना 1/3 कर दी जाती है। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद बात करें, हाँ, ये महत्वपूर्ण नाम आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिए, थोड़ा बहुत टाइम पीरियड भी ध्यान रख लीजिएगा, 1320 से लेकर 25 तक गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिया 1325 से लेकर 1351 तक। हाँ, तुगलक वंश की बात कर ली जाए तो इसका पूरा जो टाइम पीरियड होता है ये 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग 94 वर्ष तक। मतलब सबसे लंबा जो टाइम पीरियड होगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो होगा तुगलक वंश का। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिया तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक होता है, पढ़ा लिखा शासक होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि हिंदू त्यौहार जो होली होती है उसमें भाग लेने वाला ये पहला सुल्तान होता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, इब्न बतूता 1333 में आता है। ये मोरक्को का निवासी होता है, 1333 में आता है, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण नाम है, रेहला। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 1333 में इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि असल में इसके द्वारा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसके द्वारा राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, इसको दौलताबाद के नाम से जानते हैं, ये दक्षिण की तरफ है, ठीक, दक्षिण में, तो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इब्न बतूता के द्वारा ये कहा जाता है कि ये दिल्ली के नागरिकों को दंड देने जैसा है। ठीक है, मतलब फिर से उधर ले जाना, नई राजधानी बनाना, परेशान करना लोगों को। ठीक, तो दिल्ली के नागरिकों को दंड देने जैसा है। तो देखिएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होगी तो मृत्यु पर बदायूं के द्वारा क्या कहा गया है? बदायूनी के द्वारा सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल जाती है। ये बदायूनी का स्टेटमेंट है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखिएगा कि इसके द्वारा सिक्कों पर अल सुल्तान जिले इलाही अंकित करवाया जाता है। तो आप रिवीजन के क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा, तो बाकी जो हाईलाइट किया है उन पर विशेष फोकस कीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि जो निजामुद्दीन औलिया का कब्र है, तो निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का जो निर्माण कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को जो प्रचलन में लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हालांकि ये सांकेतिक मुद्रा की बात कर लिया तो ये असफल रहता है इसका लाया जाना, जैसे आजकल आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे होंगे। ठीक, तो सांकेतिक मुद्रा की बात करिए तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया जाता है, लेकिन असफल रहता है। उसके बाद तुगलक वंश के अगले शासक फिरोज शाह तुगलक की बात कर लिया तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1351 से लेकर 1388 तक, मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। ये असल में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है। और इसके दरबार में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा गुलाम होंगे, सर्वाधिक गुलाम किसके टाइम में होते हैं? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और राज्य के खर्च पर फिरोज शाह तुगलक की बात कर ली जाए
तो सरकारी खर्च पर, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की जाती है। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला जो भारतीय शासक होगा वो कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में देखिएगा, इसके टाइम में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नहरों का जाल बिछाया जाता है, मतलब 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है सबसे पहले, अगर बात कर लिया तो फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम में। उसके बाद देखिएगा कि फलों की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के उपाय किए जाते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना की जाती है, रोजगार विभाग की स्थापना की जाती है, दीवाने खैरात की स्थापना की जाती है, दारुल शफा अर्थात खैराती अस्पताल, जैसे आज सरकारी अस्पताल आजकल देख रहे होंगे, ठीक है, तो दारुल शफा की स्थापना की जाती है। दीवाने बंदगान अर्थात दासों की जो देखभाल के लिए अलग एक विभाग बनाया जाता है, जो गुलाम होते हैं इनकी देखभाल के लिए अलग एक विभाग का निर्माण किया जाता है जिसका नाम होता है दीवाने बंदगान। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि हक के शर्ब नाम से सिंचाई कर, जो कि 1/10 है, 10वां भाग है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखिएगा इस्लामी कानून के आधार पर 4 कर लगाए जाते हैं, 4 टैक्स। और ये जो कर है खराज है, जजिया है, खम्स है, जक़ात है। तो इनकी बात हम आगे करेंगे सल्तनत जो प्रशासन है उसके अंतर्गत। अभी यहाँ आप नाम ध्यान रख लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार जिस सुल्तान के द्वारा लगाया जाता है वो कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आगे भी हम बात करेंगे। इस्लामिक प्रदेश में रहने के लिए हिंदुओं के द्वारा दिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसको जजिया टैक्स बोला गया है, जजिया कर बोला गया है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण अंतिम रूप से 2 और मंजिल का निर्माण कराया जाएगा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको पता है कि कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा उसको पूर्ण कराया जाता है। फिर देखिएगा कि 2 और मंजिल का निर्माण कराया जाएगा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही अशोक के 2 स्तंभ को लाया जाता है, कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ से लाया जाता है? मेरठ से एवं टोपरा हरियाणा से। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद तुगलक वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक की बात कर ली जाए तो अंतिम शासक जो होगा तुगलक वंश का वो होगा नसीरुद्दीन महमूद। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि इसके टाइम में जो दिल्ली सल्तनत थी ये सिकुड़कर कहाँ तक रह गई थी? सिमटकर पालम तक। इसकी अयोग्यता की वजह से ऐसा कहा जाता है कि शाहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके बारे में ये प्रसिद्ध कथन है, किसके बारे में? नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार जहाँ पर आप देखिएगा तुगलक वंश के टाइम में यहाँ तक हो गया था। इधर दक्षिण में आप देखिए तमिलनाडु केरल तक, और पूरब में यहाँ पर देखिए बंगाल तक। वहीं आप देखिएगा सैयद वंश के टाइम में यहाँ देखिए ये सल्तनत सिकुड़कर यहाँ इतना रह गया है दिल्ली सल्तनत। ठीक, तो चलिए, हाँ, सैयद वंश की बात कर लिया तो सैयद वंश का जो संस्थापक होगा वो खिज़िर खान होगा। बाकी आप ये क्रम से नाम ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको क्रम से सजाने को पूछा जा सकता है, बिकॉज सैयद वंश के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बस आप ध्यान रख लीजिए कि सैयद वंश का संस्थापक खिज़िर खान है। इसके बाद मुबारक शाह आएगा, उसके बाद मोहम्मद शाह अगला महत्वपूर्ण शासक, उसके बाद आलम शाह आएगा जो कि अंतिम शासक होगा। तो ये बस क्रम से आप इनके नाम ध्यान रख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसके बाद अगले वंश की बात कर ली जाए तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रख लीजिएगा 1451 से लेकर 1526 तक। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाते हैं? बहलोल लोदी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और दिल्ली पर बैठने वाला ये पहला अफगानी होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, पहला अफगानी कौन होगा? बहलोल लोदी। और इसके द्वारा देखिएगा बहलोली सिक्के चलाए जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत में देखिएगा ना कि सबसे लंबा जो शासनकाल होगा वो बहलोल लोदी का होगा। मतलब पर्टिकुलरली अगर किसी शासक की बात कर ली जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबा जो शासनकाल होगा वो होगा बहलोल लोदी का, 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक, और किसी वंश की बात कर लिया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश आए हैं वंश की बात कर लिया तो सबसे लंबा जो टाइम पीरियड होगा वो होगा तुगलक वंश का। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी शासक की बात कर ली जाए तो सबसे लंबा जो टाइम पीरियड होगा वो किसका होगा? बहलोल लोदी का होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के टाइम में आप देखिएगा बहलोल लोदी के द्वारा देखिएगा कि जौनपुर का जो शासक होता है हुसैन शाह अशरकी, इसको हराया जाता है बहलोल लोदी के द्वारा।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होगा लोधी वंश के अंतर्गत वो आएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बात कर ली जाए तो ये इस वंश का महानतम शासक होता है। और सिकंदर लोधी की बात कर ली जाए तो ये गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था, ठीक है, गुलरुखी। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके द्वारा आगरा की स्थापना 1504 में की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। राजधानी को दिल्ली से कहाँ लाया जाता है? आगरा लाया जाता है। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की जाती है, ठीक, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इसके द्वारा एक नाप का पैमाना तैयार किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, जिसका नाम होता है गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके टाइम में आप देखिएगा सिकंदर लोधी के टाइम में कि ताजिया जो होता है ना मुहर्रम के टाइम में, तो ताजिया निकालना बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि मुस्लिम जो स्त्रियां होती हैं इनको पीरों और जो संत होते हैं उनकी मज़ारों पर जाने से रोक लगाया जाता है। और अनाज पर जो ज़कात होता है इसको बंद कर दिया जाता है। हम जितने भी टैक्स हैं इनकी हम बात करने वाले हैं, ज़कात की भी बात करेंगे। अब फिलहाल ध्यान रख लीजिए, अनाज पर ज़कात सिकंदर लोधी के द्वारा बंद किया जाता है। और ब्राह्मण जो होते हैं इनसे पुनः जजिया लेना शुरू कर दिया जाता है, ठीक। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये आगरा की स्थापना ध्यान रख लीजिएगा, और दूसरा ये गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम शासक होगा आपको इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात कर लीजिए तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 1517 से लेकर 1526 तक, ये तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे। बिकॉज आप देखिएगा कि 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया जाएगा। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी, ठीक। हाँ, लेकिन उसके पहले देख लीजिए खातौली का युद्ध होता है 1518 में। इसमें इब्राहिम लोधी पराजित होता है। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि खातौली जो है ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, कौन सी जगह पर। और उसके बाद देखिएगा कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होगा जिसमें बाबर विजयी होगा। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। और देखिएगा कि इब्राहिम लोधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है इब्राहिम लोधी के बारे में कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया, ठीक। ये स्टेटमेंट नियामतुल्लाह के द्वारा दिया गया है। और वैसे आप खुद भी देख रहे होंगे, खुद भी आप समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर कोई सुल्तान युद्ध स्थल में मारा गया तो वो कौन है? इब्राहिम लोधी है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इब्राहिम लोधी जो होता है ये युद्ध स्थल में मारा जाता है किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बात कर ली जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक विभाग है, इसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, टैक्स व्यवस्था की बात कर लीजिए, जैसे खराज, जकात, जजिया, खम्स, इसकी बातें हमने पहले की हैं, हालांकि एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने वहाँ पर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इसके बाद मुश्किल से 1 घंटा के वीडियो में पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।